हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या है, इस पर डिस्कशन करने से पहले ज़रा एक एक्सप्रेशन पर हम विचार करें। अगर कोई एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो a प्लस बी इक्वल टू सी, ये हमारा एक स्टेटमेंट है या एक्सप्रेशन आप बोल दें मैथमेटिकली। अब यहाँ पर c की बात अगर हम करें तो c के वैल्यू को अगर आइडेंटिफाई करना है तो हमें a और b का वैल्यू पता होना चाहिए, ऑपरेटर का मतलब पता होना चाहिए। एक नॉर्मल अगर हम लीनियर अलजेब्रा या अलजेब्रा की बात करें तो अगर हम एक वेरिएबल मान लें, b भी एक वेरिएबल मान लें और c भी एक वेरिएबल मान लें, ये है हमारा a, ये है b और ये है c। सवाल है कि इस a का वैल्यू क्या होगा। अगर हम अलजेब्रा एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम क्या मान के चलते हैं कि इट शुड बी एनी न्यूमेरिकल वेरिएबल। क्योंकि मैथमेटिक्स की बात है तो कोई ना कोई वेरिएबल होगा, वो चाहे रियल नंबर हो, इंटीजर हो, फ्लोटिंग पॉइंट हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, नेचुरल नंबर हो, लेकिन कोई ना कोई नंबर होगा। मतलब इस एक a का वैल्यू 5 हो सकता है, -5 हो सकता है, 5.5 हो सकता है, इस तरह का ही कुछ वैल्यू होगा। इस बॉक्स में वेरिएबल को अगर एक बॉक्स आप मान लें तो इस बॉक्स में क्या होगा, ये एक कंटेनर है, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होंगे और वैल्यू क्या होंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे। बी में भी उसी तरह के न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे, तब इनके ऑपरेशन के बाद सी का वैल्यू हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो एक नॉर्मल अलजेब्रा की बात हुई, जरा सा आप विचार कीजिए कि अब दूसरे कंडीशन पर विचार कीजिए कि एक कंप्यूटर के लैंग्वेज का स्टेटमेंट है। कंप्यूटर लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इस तरह का स्टेटमेंट तो हम लैंग्वेज में इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन अगर इस वेरिएबल के लिमिटेशन को हम फिक्स कर दें कि ये बाइनरी वेरिएबल है, ए बी सी, ये जो है ए बी या सी, ये बाइनरी वेरिएबल है, तो बाइनरी वेरिएबल में क्या होगा, स्वाभाविक है कि ए का लिमिटेशन 0 और 1 ही हो सकता है, बी का भी वैल्यू 0 या 1 होगा, इसी तरह सी का भी वैल्यू 0 या 1 ही होगा। इसके बाहर हम नहीं जा सकते हैं, मतलब इस कंटेनर में जो भी वैल्यू होंगे वो आइदर 0 या 1 होंगे, जिसको बूलियन अलजेब्रा से हम एक्सप्रेस करते रहे अपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, ये कोई नई बात नहीं है। तो देखिए इस ए जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल का कंटेंट्स क्या होगा ये डिपेंड करता है डिक्लेरेशन पर, हम डिफाइन करते हैं। लेकिन कितने तरह का क्या क्या वेरिएबल हो सकता है, अगर हम बाइनरी लैंग्वेज की बात करें, बाइनरी वेरिएबल की बात करें तो सिर्फ 0 1 होगा। अगर कंप्यूटर किसी लैंग्वेज की वेरिएबल की बात हो, अगर बाइनरी न हो ये, और ये बाइनरी के बदले किसी लैंग्वेज का वेरिएबल हो, मान लेते हैं हम सी लैंग्वेज के वेरिएबल की बात करें, तो सी लैंग्वेज में हम जानते हैं वेरिएबल मतलब डेटा का टाइप, डिफरेंट टाइप। तो इस ए का वैल्यू सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ये कोई इंटीजर हो सकता है, फ्लोटिंग हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हम पढ़ते हैं, तो रियल नंबर भी हो सकता है। इसके साथ साथ इसका वैल्यू एक कैरेक्टर भी हो सकता है। अगर सी लैंग्वेज में कैरेक्टर वेरिएबल भी होता है, डेटा टाइप कैरेक्टर भी हो सकता है। हम कहें तो यहाँ पर इसको स्ट्रिंग वेरिएबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा, अब देखिए यहाँ पर कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है
माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, रियल नंबर की बात हमने की, हमने कैरेक्टर की बात की, हमने स्ट्रिंग की बात की। कुछ इसी तरह के वेरिएबल का इस्तेमाल हम अपने लैंग्वेज में करते रहे हैं अभी तक। तो ये वेरिएबल, ये लैंग्वेज के वेरिएबल हैं, एक सी पार्टिकुलर लैंग्वेज में वेरिएबल चेंज किए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो वेरिएबल हम इस्तेमाल करते हैं, डेटा टाइप जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको प्रिमिटिव डेटा टाइप हम बोलते हैं, वो तो यही प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो ये जो वेरिएबल है, इसी एक्सप्रेशन की हम बात करें, इस वेरिएबल ए के जगह पर हम चाहें तो मैथमेटिकली अगर बात करें तो सिर्फ नंबर, चाहे इंटीजर या रियल की बात करेंगे। अगर हम बाइनरी की बात करें तो सिर्फ 0 या 1 की बात होगी। अगर ये वेरिएबल हमारा किसी लैंग्वेज वेरिएबल है तो उस लैंग्वेज में वेरिएबल जितने टाइप के होंगे उन सब का कोई वैल्यू हो सकता है। तो एक्चुअल में एक कंटेनर है जिसमें वेरिएबल रखे जा सकते हैं। अब हमारी बात है कि हमारा ये जो वेरिएबल है एक्सप्रेशन में, उस वेरिएबल को इससे बड़ा किया जा सकता है क्या? तो बड़ा होगा तो क्या हो सकता है? तो अगर हम ऐसा लिखें k इक्वल टू अमित इज ए बॉय, इस तरह का वेरिएबल तो हमने नहीं देखा, ये तो एक सेंटेंस है एक्चुअल में। लेकिन अगर इस पूरे सेंटेंस को, जिसको हम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, तो ये जो सेंटेंशियल फॉर्म है, अगर इस पूरे सेंटेंस को एक वेरिएबल से हम रिप्रेजेंट करें, तब कहानी शुरू होती है प्रोपोजिशनल लॉजिक की। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक की अगर हम बात करें तो हम पूरे के पूरे सेंटेंस को किसी न किसी वेरिएबल से डिक्लेयर कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और स्वाभाविक है कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जब हम जाते हैं, आज के डेट में बिग डेटा एनालिटिक्स की बात है, बड़े बड़े स्टेटमेंट को हमको हैंडल करना होता है, तो हम यहाँ पर अब जो वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे प्रोपोजिशनल लॉजिक में, इसमें कंप्लीट सेंटेंस होंगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होंगे। तो ये जो सेंटेंस है, ये अगर एक किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इसी को हम बोलते हैं प्रेडिकेट लॉजिक, क्योंकि ये मीनिंगफुल टर्म है, ये रियल लाइफ में, रियल लैंग्वेज में कोई स्पेसिफिक मीनिंग देता है। और इसको इसी फॉर्म में, इस कंप्लीट सेंटेंस को ही अगर हम एक सिंगल कॉमन वेरिएबल से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दें, स्वाभाविक है कि हमारे कैपेसिटी, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल के तौर पर। ये बात तो अब स्पष्ट हो गई। अब हम ना किसी इंटीजर की बात करते हैं, ना फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल की बात करते हैं, ना ही बाइनरी वेरिएबल की बात करते हैं। हम ना लैंग्वेज वेरिएबल की बात कर रहे हैं, किसी लैंग्वेज में कितने वेरिएबल हैं, मतलब वेरिएबल रियल हो, फ्लोट हो, इंटीजर हो, या फिर कैरेक्टर हो, स्ट्रिंग हो, इसकी बात नहीं कर रहे। कंप्लीट सेंटेंस के लिए हम वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल है कि ये वेरिएबल तो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, सेंटेंस तो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो उस पर डिस्कशन करने के पहले अब जरा सा डिफिनीशन हम लोग देख लें। प्रीपोजिशनल लॉजिक ये क्या कहता है कि इट कंसर्न विथ स्टेटमेंट्स टू विच द ट्रूथ वैल्यू ट्रू और फॉल्स। अब ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैसा हो, किस तरह के स्टेटमेंट को हम प्रीपोजिशन में लेंगे, उसको कैसे प्रोपोजिशन में डिफाइन किया जाएगा, इसके विषय में बोला जाता है कि उसका जब भी हम ट्रूथ वैल्यू की बात करें तो वो आइदर ट्रू और फॉल्स हो। ठीक है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स। जो भी स्टेटमेंट हो डिक्लेरेटिव हो, उसको डिक्लेयर किया जाए, स्पष्ट रूप से बताया जाए। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोपोजिशनल वेरिएबल एंड कनेक्टिव्स। अब ये टर्म क्या है, जरा सा इसको हम समझ लें पहले। तो जरा सा और इसको एक्सप्रेस करते हैं। हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होंगे वो क्या हो सकते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो जैसे हमने लिखा राम इज
a boy. 2 plus 2 is equal to 4. X plus y is greater than 0. X plus y is greater than 0 if A is greater than B 0 and B is greater than 0. What is computer? अब देखिए ये अलग अलग सेंटेंस है। इस तरह के ये एटॉमिक सेंटेंस है, सिंगल सेंटेंस की बात अभी हम कर रहे हैं। क्या ये सेंटेंस, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन क्या ये प्रोपोजिशनल लॉजिक में फिट का होता है? प्रोपोजिशनल लॉजिक के वेरिएबल बनने के लायक है? क्योंकि प्रोपोजिशनल लॉजिक में वेरिएबल जो हम जिस सेंटेंस को वेरिएबल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, क्या वो इसको मानता है? हमारा स्टेटमेंट क्या है? कंसर्न विथ ए स्टेटमेंट टू विच द ट्रूथ वैल्यू ट्रू और फॉल्स। देखिए हमारे सामने अगर कोई क्वेश्चन है कि राम इज ए बॉय, इसका स्टेटमेंट या तो ट्रू हो सकता है, ट्रू को हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर फॉल्स हो सकता है। राम एक लड़का हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इस सेंटेंस को ट्रू या फॉल्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, जरा देखिए, 2 + 2 = 4। तो 2 + 2 = 4 ये ट्रू है, यूनिवर्सल ट्रू है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि एक सेंटेंस हो 2 + 3 = 5, इसको तो हमने मान लिया कि ठीक है, प्रोपोजिशन है, क्योंकि ये ट्रू है। अगर हम ऐसे लिखें 2 + 3 = 5, तो ये भी सही है। लेकिन यदि हम 2 + 2 = 5 लिखें तो क्या ये प्रीपोजिशन है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा ही फॉल्स होगा। ये ट्रू नहीं हो सकता, लेकिन ये फॉल्स स्टेटमेंट फॉल्स है, ये तो हम कह ही सकते हैं। ये गलत है, ये सही है। तो जिसको सही या गलत में सीधे सीधे रिप्रेजेंट किया जा सके, वो हमारे लिए प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट होगा, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होगा, जो कलेक्शन ऑफ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। तो अभी कलेक्शन की बात हम नहीं कर रहे, हम एटॉमिक सेंटेंस की बात कर रहे हैं, जिसको हम डिक्लेरेटिव बोल सकते हैं। तो ये भी डिक्लेरेटिव है, ये सेंटेंस भी डिक्लेरेटिव है, और ये सेंटेंस भी डिक्लेरेटिव है। व्हाट अबाउट दिस? x + y इज ग्रेटर देन 0। इसको हम ट्रू या फॉल्स बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि x और y का क्या वैल्यू है। अगर x -3 हो और y -2 हो, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अगर हम इसको डिफाइन कर देते हैं, तब तो ये प्रीपोजिशन होगा, ट्रू हो या फॉल्स हो। ट्रू या फॉल्स दो में से कुछ होगा। लेकिन अगर हम डिफाइन कर दें, तब तो ये प्रीपोजिशन होगा। लेकिन अगर हमने डिफाइन ही नहीं किया है द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो फिर हम नहीं कह सकते कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। ना सही हम कह सकते हैं, ना गलत कह सकते हैं। वेदर द वैल्यू ऑफ x एंड y इज नॉट गिवन। तो ये सेंटेंस हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इस सेंटेंस को हम ना ट्रू बोलने की स्थिति में है, ना फॉल्स बोलने की स्थिति में है। जरा सा नीचे देखिए, x + y इज ग्रेटर देन 0 इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। अगर a और b 0 से बड़ा है, तो x + y भी 0 से बड़ा होगा। वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? एब्सोल्युटली ट्रू।
तो इस सेंटेंस को हम ट्रू और फॉल्स बोल सकते हैं। ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। तो इन दोनों को जरा गौर से आप देखें, ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है जबकि ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं है। यहां पर हम परेशानी में है, हमें नहीं पता क्या होगा। तो ऐसी स्थिति से हम बचने की कोशिश करेंगे। अब एक नीचे देखिए क्वेश्चन टैग है, व्हाट इज कंप्यूटर। इसको ट्रू या फॉल्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। WH के जितने भी सवाल हैं, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, इस तरह के जितने भी सेंटेंस हैं वो कभी भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमारे हिसाब से नहीं होंगे, वो कभी भी प्रोपोजिशनल लॉजिक के सेंटेंस नहीं होंगे। तो इस सेंटेंस को भी हम इग्नोर करेंगे, ये प्रीपोजिशनल लॉजिक में फिट नहीं होता है। मतलब प्रोपोजिशनल लॉजिक में जो भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस होंगे या प्रोपोजिशनल वेरिएबल की हम बात करेंगे, तो ये उन सारे सेंटेंस का या उन्हीं सेंटेंस का कलेक्शन होगा जिसको प्रोपोजिशनल लॉजिक में वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जा सकता है। वेरिएबल की तरह ट्रीट जब भी प्रोपोजिशन की बात होगी तो स्वाभाविक प्रोपोजिशनल वेरिएबल में क्या होगा, मान लेते हैं हम ये एक वेरिएबल ए, और ये किस टाइप का है, प्रोपोजिशनल वेरिएबल है। तो यहाँ पर डिक्लेरेटिव सेंटेंस होंगे। अब इस सेंटेंस को आप P से दिखा सकते हैं, Q से दिखा सकते हैं, R से दिखा सकते हैं, S से दिखा सकते हैं। अब PQRS कुछ भी हो, जैसे अगर हम यहाँ पर बोले, जरा सा इसको देखें, मान लेते हैं ये P रिप्रेजेंट करता है, ये Q रिप्रेजेंट करता है, ये तो हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ही नहीं। इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है तो इसको हम शामिल नहीं करेंगे, और इसको हम S से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये वो वेरिएबल है जो इस कंप्लीट सेंटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं प्रोपोजिशनल वेरिएबल। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से अब हम जो बात करेंगे, जिस भी वेरिएबल की बात करेंगे, वो सारे डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होंगे। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट मतलब स्पष्ट रूप से डिक्लेयर होंगे वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। सीधी सी बात है। हम एग्जामिनेशन में हम लोग देखते हैं कि हर एग्जामिनेशन में, अब तो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, स्कूल कॉलेज के एग्जामिनेशन में कम से कम 2, 4, 5, 10 सवाल ऐसे होते हैं कि स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। उसमें कुछ भी डिक्लेयर आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे ट्रू और फॉल्स में जवाब दें तो वो सारे स्टेटमेंट जो एग्जामिनेशन में ट्रू फॉल्स के फॉर्म में पूछे जाते हैं, वो सारे स्टेटमेंट हमारे डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट के पार्ट होंगे। ये बात ध्यान में रखेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर हम सेंटेंशियल फॉर्म में वैसे स्टेटमेंट या वैसे सेंटेंस को इंक्लूड करें जिसको डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट हम करेंगे, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट वो सारे स्टेटमेंट हैं जिनका आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों के बीच में नहीं हो सकता, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब हर स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है ये अलग सवाल है। हम क्यों ट्रू मानेंगे, हम क्यों फॉल्स मानेंगे, इस पर डिस्कशन हम अगले क्लास में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यहीं पे विराम देते हैं। इस लेक्चर में हमने ये समझने की कोशिश की है कि अब तक जो हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल इस्तेमाल करते थे, जनरल लीनियर अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो वहाँ पर हम जनरली अलजेब्राइक वेरिएबल के तौर पर नंबर, रियल या इंटीजर की बात करते थे। बाइनरी वेरिएबल में हम गए तो 0 या 1 तक उसको सीमित कर दिया। जब हम किसी लैंग्वेज की बात करें, खास करके कंप्यूटर लैंग्वेज की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर वेरिएबल के नाम पर हमने इंटीजर को इस्तेमाल किया, फ्लोटिंग पॉइंट को इस्तेमाल किया, या फिर हम कैरेक्टर वेरिएबल की बात किए, स्ट्रिंग वेरिएबल की बात की। लेकिन कहीं भी अभी तक हमने पूरे सेंटेंस को एक वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं किया था। तो ये प्रोपोजिशनल लॉजिक जो है ये हमको पूरे सेंटेंस को एक सिंगल वेरिएबल से रिप्रेजेंट करने का फैसिलिटी देता है। लेकिन सेंटेंस कौन से? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। हर वो सेंटेंस जिसका आंसर यस या नो में हो, ट्रू या फॉल्स में हो, सिर्फ वही स्टेटमेंट हमारे वेरिएबल के पार्ट होंगे। और जो वेरिएबल जो डिक्लेरेटिव नहीं है, कुछ समराइज्ड स्टेटमेंट है या कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट हैं जिनको डिक्लेरेटिव सेंटेंस में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है, उस तरह के
सेंटेंस का वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल हम प्रीपोजिशनल लॉजिक में नहीं करेंगे। प्रीपोजिशनल लॉजिक में जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल जैसे पी क्यू आर एस, हम इस कंटेनर की बात करें, अब कोई एक ही होगा, सब नहीं हो सकते हैं, कंबाइंड भी हो सकता है, लेकिन जो भी वेरिएबल होगा वो निश्चित रूप से डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होगा। वो या तो ट्रू या फॉल्स के स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन वो किसी भी तरह से उन दोनों के बीच में नहीं आ सकता है। अब या तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगा, मतलब वेरिएबल ट्रू होगा, या वेरिएबल फॉल्स होगा। तो यहाँ भी ट्रू फॉल्स की बातें हैं, लेकिन वेरिएबल के तौर पर हम पूरे का पूरा सेंटेंस की बात करते हैं, और उस सेंटेंशियल फॉर्म को ही हम डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अब प्रीपोजिशनल जो लॉजिक है वो कंसिस्ट ऑफ प्रीपोजिशनल वेरिएबल। अब प्रीपोजिशनल वेरिएबल आप समझ गए, इसके साथ साथ उसके कनेक्टिव शब्द जो है एक्चुअल में, देखिए अगर हम कहें तो हमारा एक प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, प्रोग्राम में हमारे पास डेटा होता है जो वेरिएबल के तौर पर होगा, और प्लस ऑपरेटर होता है। तो ये डेटा तो हमारा वेरिएबल है। अब ये प्रोग्राम में पता चलेगा कि ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है, जो भी हो डेटा के रूप में। और ये ऑपरेटर, तो हर समय हम डेटा के साथ कुछ ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं प्रोसेसिंग के लिए। तो प्रोसेसिंग के लिए जो ऑपरेटर यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं को हम यहाँ बोल रहे हैं कनेक्टिव्स। तो स्वाभाविक है कि जब हम प्रोपोजिशनल लॉजिक में जाएंगे, जब प्रोपोजिशनल वेरिएबल होगी तो उसके साथ उसके ऑपरेटर भी होंगे। और ये कौन से ऑपरेटर हैं, उनको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उनको एक्सप्रेस करते हैं, कैसे प्रोसेसिंग में इस्तेमाल करेंगे, इस पर डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।